नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में और हमारे साथ मौजूद हैं बवंडरों के बीच की लेखिका प्रोफेसर कौशल पवार, और उसी किताब का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। एमिड्स्ट टोर्नेडोज के नाम से भी था। उसके ज़रिए जब ये प्रश्न उठे कि किस प्रकार जो है एक दलित महिला को सामाजिक जो संरचना है उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। ग्रामीण परिवेश में अलग तरह का संघर्ष रहा, नगरीय जीवन में अलग किस्म का संघर्ष रहा, नौकरी पेशे में गई तो अलग किस्म के संघर्षों का सामना करना पड़ा, और जब हम एकेडमिक दुनिया में जाते हैं तो एक अलग किस्म के संघर्ष का सामना करते हैं। इन सब बातों का कई पुंज है ये किताब जो आत्मकथा आई है, एमिड्स्ट टोर्नेडोज। तो हम सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देते हैं कि ये पुस्तक जो है पहले हिंदी में आई, फिर अंग्रेजी में आई, और आपने इस पुस्तक के जरिए समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी आपके बीच में बाधाएं आए, आपके रास्ते कितने भी कंटीले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को साहित्य के माध्यम से भी कुछ देना चाहते हैं, तो आपको उन तमाम बाधाओं को पार करने के लिए संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह इन संघर्षों का, और न केवल संघर्ष बल्कि उसके परिणाम भी, जो सुखद परिणाम रहे, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, उन सुखद परिणामों का भी एक लेखा जोखा इस आत्मकथा एमिड्स्ट टोर्नेडोज में है। तो बवंडरों के बीच का अंग्रेजी संस्करण है एमिड्स्ट टोर्नेडोज। तो मैं समाज को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो मेरे अपने ही तमाम डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, वो उन बाधाओं को केवल बाधा आएगी ये सोच के आगे ही ना बढ़े। तो ये मुझे लगता है अपने आप को पीछे धकेलने का काम है। और इसमें हमारी जो पूरी एक संस्कृति है, जो हमारे पुरखों का जो आंदोलन है, आप उस पुरखों के आंदोलन को भी कहीं ना कहीं कुंद कर जाते हैं अगर आप गिव अप कर जाते हैं। तो मेरा बस यही संदेश है कि गिव अप नहीं करना है। इसके शीर्षक का चयन करते समय कौन सी बातें आपके जहन में थी? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इस पर जब विमोचन हो रहा था मैं तब भी बात करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि समय का दबाव रहता है बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। इस शीर्षक को एक तरह से दिया है मेरे मित्र फारूक शाह ने, जो गुजरात से हैं। उन्होंने इस आत्मकथा को पढ़ा था और फिर तमाम मेरे 2-3 मित्र थे, उन्होंने भी पढ़ा। फारूक शाह ने मेरे सामने ना, हालांकि मैं फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक के शीर्षक पे सोच रही थी, लेकिन मेरे मित्र फारूक शाह ने ये कहा कि नहीं, ये बवंडरों के बीच का जो ज़्यादा टाइटल ज़्यादा अच्छा है। तो वो इसलिए था कारण, अर्श से फर्श तक का भी कारण यही था, लेकिन बवंडरों के बीच का ये था कि मैंने जब ये उनके सामने ये रखा कि मैं अर्श से फर्श तक का रखना चाह रही हूँ, टाइटल फर्श से अर्श तक का, तो उन्होंने कहा देखिए, अभी जो आप करना चाहती हैं या कर रही हैं वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कहानी तो अभी अधूरी है, तो अभी तो आप बीच में ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बजाय ये शीर्षक होने के, ये शीर्षक होना चाहिए। और मैंने उनका सम्मान किया, उनकी बात का, और सम्मान मित्र होने के नाते नहीं किया, बल्कि मेरे लिए भी एक आँख खोलने वाला तो था ही कि मंजिल यहाँ तो नहीं रुक जाती, मंजिल तो और भी है, तो संघर्ष तो और भी चल रहा है। तो इसलिए बवंडरों के बीच शीर्षक रखा। ये बवंडर शब्द जो है ज़्यादातर आप ग्रामीण परिवेश में जब देखते हैं, ग्रामीण परिवेश का ही शब्द है, तो बवाल टाइप का कुछ होता है जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। वही है एक तरह से। और आप ये देखेंगे कि मेरी जो एनबीटी ने जो पुस्तक छापी थी कहानियों का संग्रह, उसका नाम भी जोहड़ी है, जो आंचलिक शब्द है, लोक भाषा का शब्द है हरियाणा का। और बवंडर भी एक तरह से हमारे यहाँ हरियाणा में बवंडर शब्द प्रयोग किया जाता है कि क्यों बवंडर बचा रखा है, यानी कि आपने उन सब के बीच में एक ऐसा अपनी बात करके बीच में ऐसा रोड़ा फेंका जो तालाब को जैसे तितर बितर कर देता है, और एक अपना भी अस्तित्व बता देता है कि मैं भी हूँ। तो ये मैं भी हूँ कौशल भी है इस समाज में, इस भारत में, वो एक तरह से बवंडर के बीच में है। कौशल पवार ने कितना बड़ा बवंडर खड़ा किया इस बवंडर। देखिए, बवंडर हुआ स्कूल से लेके
जब मेरे टीचर ने मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए मना की, लेकिन मैंने संस्कृत पढ़ा। वो पहला बवंडर था। दूसरा बवंडर था, मैं जब कॉलेज में जाने लगी, घर परिवार में लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि कॉलेज तो मेरे गांव में नहीं है, मेरा गांव राजौंद है कैथल ज़िले में, तो मेरा 12वीं तक का स्कूल था, लेकिन 12वीं के बाद की जो मतलब एक तरह से पढ़ाई थी वो कॉलेज में होनी थी। कॉलेज कम से कम 60 किलोमीटर दूर, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात थी कि 60 किलोमीटर दूर जाया कैसे जाए, बसों में धक्के खाते हुए जाना। और क्योंकि मेरे मतलब एरिया में जिसमें संबंधित हूँ मैं, वहाँ आर्थिक संपन्नता तो फिर भी है, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, आज भी है। और उसमें सामाजिक पिछड़ेपन में भी एक सामान्य महिलाओं की तो बात मैं कर ही रही हूँ, लेकिन इस वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत थी। तो एक बड़ा बवंडर था, उस बवंडर से निकलने की कोशिश करी और निकली भी और कॉलेज तक पहुँची। फिर उसके बाद अगला बवंडर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में MA के करने का, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती थी। हरियाणा की छोरी जिद्दी बहुत थी, और मेरे चाचा ने जो मुझे सबक सिखाया था कि तुम्हें बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करनी है। उनको नहीं पता कौन सी बड़ी डिग्री होती है, बस वो ये चाहते थे कि मैं बहुत सारा पढ़ लूँ, बहुत सारी डिग्री, मतलब सबसे ऊंची डिग्री मेरे पास हो। ये उन्होंने मुझे स्कूल में ही मेरे अंदर डाल दिया था जैन में। तो मैंने इसको निभाया, पूरा किया। फिर बवंडर हुआ कुरुक्षेत्र में, जब मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं था। मैंने झुग्गी किराए पे ली, झुग्गी के आसपास के बच्चों को पढ़ाया ट्यूशन पे। हाँ, आप कंटिन्यू करें। तो दूसरा बवंडर यही था। तीसरा फिर था, मैंने BEd किया करनाल से। चौथा बवंडर था, मैंने MPhil किया रोहतक यूनिवर्सिटी से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में MPhil करने के बाद, जब मैंने PhD करने की सोची। मेरे रिसर्च गाइड में उस वक्त ऐसे नहीं होता था जो आज की प्रक्रिया है UGC की। पहले सामान्य तरीके से होता था, फॉर्म भरते थे, गाइड चुनना होता था और गाइड रिकमेंड करता था और रिसर्च स्टूडेंट बन जाता था। तो मेरी गाइड ने एक दिन पहले ही मना कर दिया मुझे, मेरे पास कोई साधन नहीं था। और देखिए अनिरुद्ध जी, आपके टॉकिंग न्यूज़ को क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, मतलब ये एक तरह से मैं ये कहूँगी कि ये एक तरह से नकारात्मक रूप से द्रोणाचार्य की परंपरा थी, एक तरह से जो अंगूठा काट लेती है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी ज़मीनी खिसकी थी कि मैं जो डिग्री हासिल करना चाहती हूँ, उस डिग्री के लिए मैंने अपना PhD करने से पहले MPhil पूरा का पूरा बदल दिया था। मेरा MPhil का टॉपिक था पंचतंत्र का सामाजिक राजनीतिक अध्ययन। मेरा थीसिस मेरा डिसर्टेशन लगभग कंप्लीट था, लेकिन मेरे गाइड ने कहा, PhD वाला जो होने वाला गाइड था, उसने कहा नहीं, आप PhD जब धर्मशास्त्र में करना चाहते हैं तो MPhil में कर लीजिए आप धर्मशास्त्र। तो उनके कहने से मैंने पूरा MPhil अपना चेंज किया, थीसिस डिसर्टेशन अपनी दोबारा लिखी, थीसिस के लिए सारा सब कुछ तैयार था, एक दिन पहले मना कर दिया। तो ये बवंडर मेरे लिए था, ये एकेडमिक बवंडर चल रहा था जिसको कहेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 3 महीने के डिप्रेशन के बाद मैं बाहर निकली। फिर मेरे एक प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर मालाकार जी और प्रोफेसर फूलबदन जी, JNU से थे। वो एक कार्यक्रम में मुझे मिले, उन्होंने बड़ा उदास मुझे देखा, एक ऐसी चर्चा की उन्होंने मुझसे। तो उन्होंने कहा आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अंदर से भरा हुआ था पूरा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देख के तो नहीं लगता कि आप कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा सर ऐसे ही थोड़ा उदासी थी मैंने, उन्होंने मतलब मुझे बाहर निकाला बातों में। फिर मैंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, तो उनको भी अफसोस हुआ। उन्होंने कहा आप JNU में क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने कहा सर MD यूनिवर्सिटी वालों ने ही नहीं अपनाया, जो छोटी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझे क्यों जगह देगी? उन्होंने कहा नहीं, आप भरिए तो सही। फिर मैंने फॉर्म भरा बहुत बेमन से, उनका बड़ा योगदान रहा। मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी, बहुत मेहनत की, मेरा इंटरव्यू हुआ। और इसमें एक तरह से मेरे लिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि सारी चीज़ें, सारा समाज, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर एक व्यक्ति ने आपका रास्ता रोका है तो 2 ने खोला भी है। और जब मैं टूटी थी बहुत बुरी तरह से MPhil के दौरान, जो मेरे अंदर जो बवंडर मचा था कि मैं अब क्या करूँगी, क्योंकि मेरे लिए डिग्री, PhD की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी केवल, बल्कि सपना था उस व्यक्ति का जो बिल्कुल अनपढ़ था, अशिक्षित था, लेकिन वो चाहता था कि मेरी बेटी बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करे। तो उनके सपनों को मैं टूटते हुए देख रही थी, जो मैं नहीं देखना चाहती थी। मेरे लाइफ पार्टनर डॉक्टर मुकेश ने मुझे बहुत कोशिश करी उससे मैं बाहर निकलूं, मैं नहीं निकल पाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब टूटने वाला दौर था उस वक्त। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं PhD करूं कैसे। JNU का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था एक तरह से,
और कल्पना भी नहीं कर सकती थी मैं जेएनयू में एडमिशन हो सकता है, लेकिन मुकेश ने योगदान दिया। और एक हमारे अपने ही अपने सामान्य वर्ग से थे। मैं इसलिए मैंने कहा है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है दलित ही दलितों की मदद करेगा। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है ना, स्कूली एजुकेशन से लेके प्रोफेसर मास्टर जी, कलाधारी मास्टर जी थे, जो सामान्य वर्ग से थे, राजपूत समाज से थे। उन्होंने मेरे लिए मेरे जीवन को संवारा है, मैं उनको नहीं भूल सकती। मतलब मुझे आज भी उनके योगदान को मैं याद करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की बचपन की एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग विडम्बना है कि मैं माँ के पेट में थी तब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। और बड़ा जो ये आप आत्मकथा में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं बताना नहीं चाहूँगी, आप पढ़िए, बहुत आपको समझ आएगा कि भारतीय समाज की संरचना कैसे हुई है। मैं माँ के पेट में थी जब मेरी सगाई हुई। बवंडर आपके जीवन में उसी समय से माँ शुरू के हो पेट गया। से ही मेरा तो शुरू हुआ था। मैं जब पैदा नहीं हुई थी, मैंने आँख नहीं खोली थी दुनिया में आके, मेरे जीवन में बवंडर तो तभी आ चुका था। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, चाचा जिसको मैं बोलती हूँ, मेरे चाचा के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बचपन मतलब माँ के पेट से ही अपना एक तरह से अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मेरी सगाई मैं अंदर थी तभी हो गई थी। तो मुकेश जी से हुई थी या मतलब? नहीं, मुकेश को तो मैंने हासिल करा है। अच्छा। तो मतलब मैं जिस घटना के तब तो मैं पैदा ही नहीं थी, मुकेश तो बहुत बाद में मिले ना, मुझे एमए के दौरान मिले। तो जब मैं प्रसंग बता देती हूँ शॉर्टकट में, बाकी तो आप आत्मकथा में पढ़ेंगे। मेरी सगाई हुई तो, लेकिन उसमें जो मेरे लिए बड़ा जिस मास्टर जी का मैं योगदान आपके सामने कर रही हूँ, राजपूत कम्युनिटी से थे मास्टर कलाधारी जी। तो मास्टर कलाधारी जी ने मेरे पिताजी को बहुत ध्यान से सुना। ये कहा कि जब तुमने जुबान दी, हमारे यहाँ जुबान का बड़ा महत्व था, एक बार जुबान दे दे तो शादी होने के बाद ही वो टल सकता है। मतलब मुंह से अगर वागदान जिसको आप कहेंगे वो अगर कर दे तो उसके से पीछे नहीं हटा जाता। जो आप शास्त्रों में भी देखते हैं, वो हरियाणा के लोक में आज भी प्रचलित है कि एक बार जुबान दे दी तो पलटना नहीं है। तो मेरे चाचा जुबान दे चुके थे मेरे लिए कि हमने मतलब दान करना है इसको, मतलब मेरी शादी इसके बेटे के साथ होगी। उनको बेटा हुआ, मैं मेरी माँ की बेटी हुई। ये भी मेरे लिए एक बड़ा बवंडर था। मतलब अगर सेम लिंग हो जाता तो मेरी नहीं होती, लेकिन वो जो चाहते थे दोनों ही, मेरे चाचा भी और वो जो मेरे जो बनने वाले थे ससुर, वो चाहते थे, लेकिन उनके यहाँ बेटा हुआ, मेरे यहाँ मैं हुई, तो वो बन गया एकदम। लेकिन जब अड़ी मैं पढ़ती गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे चाचा ने एक शर्त रखी थी उसके साथ ही साथ, शर्त इन द सेंस बातों में ये कहा था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर तुमने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो ये सगाई टूट जाएगी। ये मेरे लिए बचने का मेरे चाचा ने मतलब जो भी रहा होगा उनकी जुबान पे उस वक्त, बड़ा मतलब जो एक भविष्य एक तरह से उन्होंने मेरे लिए देखा था, वो भविष्य तय मेरे चाचा ने एक तरह से मुझे किया। तो ये शर्त थी उनकी। तो क्या हुआ, पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी में उनका बेटा फेल हो गया, मैं चौथी में आ गई। चौथी में हुई तो पाँचवीं में जब आई उनका बेटा फिर फेल हो गया, क्योंकि पाँचवीं में बोर्ड का एग्जाम था, हमारे यहाँ बोर्ड हुआ करता था, हरियाणा बोर्ड। मैं छठी में चली गई तो उनका बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसे करते करते मैं 10वीं में आ गई। 10वीं एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे समाज के लिए भी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था कोई 10वीं तक। तो जब मैं 10वीं में आई तब बवंडर एक तरह से मचा, क्योंकि वो अड़े कि आप अपनी लड़की को पढ़ा क्यों रहे हैं जब हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा, तो आप अपने वादे से इसका मतलब मुकर रहे हैं। पूरा पंचायतें हुई, हमारे यहाँ खाप पंचायतों का बहुत महत्व एक तरह से है, आज भी है। 22 गाँव की पंचायत हुई और ये कहा नहीं, मतलब हम शादी करेंगे और आप इसको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा बवंडर यही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बचूं कैसे। ऊपर से मेरे एग्ज़ाम बोर्ड पास करना था मुझे 10वीं का, और ऊपर से घर में ये घमासान पंचायतें, वो मेरे साथ। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, जब वो मुझे मेरे घर पे आता था मैं स्कूल में वापस चली जाती थी ताकि मैं इसकी शक्ल ना देखूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन बहू कौन सास। तो मुझे जैसे ही मैं पैदा हुई और बड़ी होती गई तो सारे करते थे कि आ गया तेरा ससुर तेरा ससुर, मैं उसको ऐसे देखती थी, मुझे चिढ़ सी होती थी कि यूँ कहते हैं, तो मैं वापस से स्कूल में चली जाती थी। और जब तक वो घर में रहते थे पड़ोसियों के रहती थी। वो बड़ा मतलब मेरे को गोद में उठा के कंधे पे घुमाते थे, वो मुझे अपने बहू की तरह ट्रीट करते थे, बहू बेटी की तरह। तो बड़ा पंचायतें हुए, तो मेरे मास्टर जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका समर्पण मैं नहीं भूल सकती। इसलिए मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, मैं ये बिल्कुल एकदम आपको लिख के दे सकती हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोई योगदान नहीं दे रखा मेरे को इस तरीके से कि मैं यूँ कहूँ कि मेरे जीवन को संवारा है, बिल्कुल नहीं संवारा।
हाँ, योगदान हुआ है, बिल्कुल हुआ, समाज है, योगदान तो देते ही हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती उनका योगदान को कि मेरे समाज की पंचायत में जब सारे लोग मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे, मेरे मास्टर जी पूरे गांव के सामने अड़के खड़े हो गए। बोले कि पहले बात तो मैं इसका मास्टर हूँ, मैं हूँ इसका गुरु, मैं इसका बाप हूँ। दूसरा, पहला गुरु बाप जो पैदा किया, दूसरा गुरु मैं हूँ जिसने जो शिक्षा का ज्ञान इसको दे रहा है। तो बेटी तो मेरी है ये, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि इसको नहीं पढ़ने देना। और मैं बहुत ब्राइट भी थी, मैं मेरी क्लास में फर्स्ट आया करती थी हमेशा, बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा शार्प पकड़ना भी करें तो मैं अच्छी खासी पढ़ाई में थी। मैं मॉनिटर भी थी क्लास की, और उड़दंगबाजी भी थी, खेलों में सबसे आगे रहती थी। तमाम जितनी चीज़ें एक विद्यार्थी में होनी चाहिए उस वक्त भी मेरे में अंदर थी। तो लड़ती भिड़ती थी, गलत का उस वक्त भी विरोध करती थी, खूब डट के करती थी, घड़ा फोड़ देती थी। हमारे यहाँ घड़ा रखा जाता था पानी पीने के लिए, जो मेरी कम्युनिटी को नहीं दिया जाता था। मैं जब भी वो घड़े में पानी रखते मैं चुपके से तख्ती मार के आ जाती थी, और मेरे मास्टर जी को पता था इसी ने करा होगा, तो सारे मेरे मास्टर जी के पास पहुँचते थे कि आपने सिर के ऊपर चढ़ा रखे। आपको पता है मेरे मास्टर जी को मेरे लोगों के बीच में क्योंकि वो रहते थे, उसकी घरवाली ने अलग बर्तन रखे हुए थे मास्टर जी को अपने घर में वो देती नहीं थी खाने पीने के लिए। आपके अपने जीवन में जो बवंडर था वो मास्टर जी के जीवन में भी समाहित हो गया था। उनमें भी मैंने उनका भी डाला हुआ था। मेरे मास्टर जी ने बहुत शॉर्ट में मैं ये बता रही हूँ, अदरवाइज तो पूरी एक गाथा है। अगर मैं बताने लगूँ तो अनंत चौहान जी का, प्रकाशन जी का यही रात हो जाएगी, लास्ट डे आज और इनके ग्राहक भी सारे देख देख के जा ही रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने पूरी पंचायत के सामने ये कहा कि देखिए इसकी शर्त क्या थी। शर्त ये थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, तुम अपने बेटे को पढ़ाओ, लेकिन वायदा तुमने तोड़ा, तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ा तो इसमें इसकी बेटी का क्या कसूर है। तो ये मेरे लिए एक तरह से मेरे जीवन का सबसे बड़ा बवंडर था जिसमें से मैं निकली। और मेरे मास्टर पूरे जी तरीके से आपके जीवन को देखा जाए तो पढ़ाई ने आपको हर जगह बचाया, हर तरह से। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक ढाल की तरह था। उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन के बाद से ही मेरे चाचा ने सबके बीच में मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर ये कहा कि मैं आज के बाद मैं शादी करूँगा ही नहीं मेरी बेटी की, ये बस पढ़ेगी, ये जो मैं देखना चाहता हूँ वो करेगी। मैं सबसे ऊंचे पद पे इसको देखना चाहता हूँ, सबसे ऊंची डिग्री इसको देना चाह रहा हूँ ये। और वाकई ऐसा हुआ कि मेरे चाचा ने कभी सगाई का जिक्र तक नहीं किया मेरे सामने। मैं छुटपुट अगर हुआ दबाव में तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। मतलब आप देखिए कि गांव देहात में जहाँ 10वीं 12वीं के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं लड़कियों की शादी के, मैंने MA क्रॉस कर चुकी थी तो तब मैंने शादी की। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने जाने अनजाने जो वायदा किया कि मैं तो शादी ही नहीं करूँगा मेरी बेटी की, वो प्रकृति को भी शायद मंजूर नहीं था। जब मेरी शादी हुई तब तक मेरे फादर नहीं रहे। तो इसमें जहाँ एक बवंडर इससे निकली, फिर तमाम बवंडर आए उस पर। तो अगर मैं चर्चा करूँ तो ये जो आत्मकथा है ये तो 200-300 पन्ने की है। और भी बहुत कुछ है जो मतलब कहा अनकहा, उस वक्त याद रहा नहीं रहा। तो ये सारा का सारा एक तरह से बवंडर ही है जो आज भी शैक्षिक जगत में आने के बाद और आज मैं एक पद पे हूँ, सम्मानित पद पे, जो सपना मेरी माँ और चाचा ने देखा था। मेरे चाचा ने मेरे साथ MA तक निभाया। उसके बाद मेरी माँ ने एक शब्द कहा बस मुझे कि वो ही गया मैं हूँ। तो उन्होंने मेरी शादी के बाद तक भी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में रही मेरी साथ, मेरी माँ मेरे साथ रही। उसके बाद चंडीगढ़ जब मैं गई जॉब करने तब मेरे साथ रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस आई तब मेरे साथ रही। मतलब उन्होंने अपने मृत्यु के तक तमाम देशों की यात्राएं उनके सामने मेरी माँ का एक तरह से बहुत बड़ा रोल एक तरह से अदा किया है। और उसके बाद सबसे बढ़कर मुकेश ने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं। मेरे तमाम मित्र हैं, पुरुष मित्र भी हैं, महिला मित्र भी हैं, और तमाम देशों में। हालांकि मुकेश को भी बहुत झेलना पड़ता है। मैं अपने जीवन में तो बवंडर रखते ही हूँ, उनके जीवन में भी कम बवंडर नहीं रखती। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पे जहाँ प्रोफेसर्स हैं वो जानबूझ के उनको ये कहते हैं टोंट मारते हुए कि कौशल ने शादी वादी भी कर रखी है या नहीं किसी के साथ, ये ऐसे ही बोलती है। मतलब जो सुचिता वाला जो टकराहट एक तरह से समाज की है। मैं ये पढ़े लिखे वर्ग की बात कर रही हूँ, अनपढ़ों की तो छोड़ दीजिए। पढ़ा लिखा वर्ग ही मुकेश को जानबूझ के टोंट करता है बहुत बार, क्योंकि उनको लगता है कि महिला तो सिंदूर लगाई होनी चाहिए, साड़ी पहने होने चाहिए, बिछुए पहने हुए होने चाहिए। मैं जिस भाषा मतलब मैं जिस तरह से रहती हूँ,
मैं क्योंकि उनको पता है जबकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 सर्टिफिकेट है मुकेश के, लेकिन जानबूझ के इंडिकेट करके ताकि मुकेश को एक तरह से इंसल्टिंग दिया जाए, लेकिन मुकेश उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये मुकेश का एक महानता है एक तरह से। उनको भी पता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी महिला अगर कोई हट के काम करेगी तो समाज तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बल्कि अनपढ़ तो फिर भी स्वीकार कर लेता है, पढ़े लिखे की ज़्यादा दिक्कत है। आप ये देखिए, मैं जब भी विदेश जाती हूँ कई बार कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं आपके हस्बैंड नहीं आए आपके साथ, आप अकेले ही आए? तो मैं ये कहती होती हूँ कि हाँ, मुझे अकेले आने में क्या दिक्कत है। तो वही पुरुष फिर मैं उसको पलट के फिर ये कह देती हूँ कि आप भी अकेले आए, आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं आई, तो सब पका जाते हैं। तो मैं कहती कमाल है, मतलब मुझसे ये पूछा जाए कि आपके हस्बैंड नहीं आए, आप भी तो अकेले ही आए हैं। ये सवाल तो आपकी तरफ भी तो जाता है, आप भी तो यहाँ अकेले ही घूम रहे हैं, मैं आपके साथ भी तो कुछ भी हो सकता है, मतलब महिला के साथ ही क्यों, आपकी जिम्मेदारी तो आपकी ही है ना। ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं ना कि आप पुरुष को प्रिविलेज दें क्योंकि वो पुरुष है, महिला को इसलिए ना दें, वो अपने लड़के अधिकारों के साथ अपनी हिम्मत करके आगे आई है, तो आप उसको इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं चुकना चाहते। तो ये सारी चीज़ें दूसरे भाग में आएगी, बवंडरों के बीच का पार्ट 2। ऐसे ही रोचक जो है किस्से हैं इस पूरे बवंडरों के बीच, जिसकी अंग्रेजी संस्करण एमिड्स टोर्नेडोज के नाम से है, तो इसको पढ़िए और जानिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आपके चैनल का लाभ उठाते हुए कहूँगी कि ये बवंडरों के बीच उर्दू भाषा में आ रही है, अभी आने वाले दिनों में तुरंत प्रकाशित होगी, और पंजाबी में आ रही है, वो भी प्रकाशित होने वाली है, और फ्रेंच में आने वाली है, और रोम यूनिवर्सिटी से इतालवी भाषा में भी आने वाली है, और गुजराती में और मराठी। मतलब ये तमाम आप जैसे दर्शकों का और आप जो जितने भी पढ़ने वाले हैं लेखकों का ये प्रेम है कि मुझे हिम्मत दे रहे हैं, और तमाम लोग इच्छुक हैं ट्रांसलेट करने के, तो ये कई भाषाओं में आने वाले दिनों में क्षेत्रीय भाषाओं में आप सबके सामने हो सकता है कि अगले बुक फेयर में जो है सभी भाषाओं में ये किताब उपलब्ध होगी, और फिर इस पर बात करने के लिए हम इसी तरह मौजूद होंगे कौशल पवार जी के साथ। हम आशा करते हैं कि तब तक ये किताबें ज़रूर आ जाएंगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी जी कि ये मेरे लिए बड़ा मतलब बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, उसी कॉलेज में के मेरे कोलीग जो आज राज्यसभा सांसद हैं, आज उनके हाथों इस किताब का एमिड टोर्नेडोज का विमोचन हुआ, और मेरे बड़े भाई की तरह प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है, बहुत हिम्मत बढ़ाते रहे हैं। पवन सिन्हा जी की शुभकामनाएं मुझे मिली, और मेरे बड़े भाई सुशील रजौरिया जी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र पत्रकारिता में अलग हटकर पत्रकारिता करने वाले, अराजनीतिक तरह से बात करने वाले राणा यशवंत जी, जो बहुत शिद्दत से चीज़ों को उठाते हैं। उन्होंने इस किताब का विमोचन आनंद प्रकाशन के स्टॉल में किया। मैं आनंद प्रकाशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इसके जो एडिटर हैं डॉक्टर सुजाता अपने आप में ही बहुत बड़ी एक कवित्री हैं, लेखिका हैं, और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने इस किताब को एडिट किया है। हमारे जो इसको जो ट्रांसलेट करने वाले हैं डॉक्टर सागर कुमार शर्मा, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। लेकिन इनके साथ साथ इनका ट्रांसलेशन तो है ही, लेकिन भाई सुशील रजौरिया ने इसको देखा है, उसके एडिट करने में मदद की है। और संजीव चंदन जो मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन के जो प्रकाशक हैं, जिन्होंने बवंडरों के बीच का दिया को प्रकाशित किया है, उन्होंने भी इसको देखा। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने भी इस किताब को बहुत अच्छी तरह से देखा है। मैं उन सब का भी आज इस विमोचन के अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जितने भी दलित अग्रज कवि और लेखक हैं, उन सब ने मुझे सराहा है, चाहे कमल भारती जी हों, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन हो, प्रोफेसर अजय नावरिया हो, प्रोफेसर विमल थराट हो, और प्रोफेसर सुखदेव थराट के योगदान को मैं नहीं भूल सकती। असल में बहुत बड़ा कारण वही रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बार बार इसके लिए कहा कि आप इसका प्रकाशन करिए। और मोरदिलेस मेरा बेटा मयंक जो आज लंदन में पढ़ रहा है,
उनका बहुत बड़ा योगदान मेरी इस अंग्रेजी संस्करण को लाने में। उन्होंने इसको देखा और सराहा और उन्होंने बिल्कुल एकदम, क्योंकि आत्मकथा लिखना बहुत जोखिम का काम भी होता है। इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जो आपके परिवार से भी जुड़े होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं आपका परिवार भी उसको पढ़ के खुश ही हो, आपकी बातों से सहमत हो, लेकिन मैंने एक तरह से खुला रखा है, ओपन रखा है। मेरे हस्बैंड ने पहले इसको पढ़ा है, मेरी बेटियों ने पढ़ा है, स्वीटी ने पढ़ा है जो मेरे साथ रहती थी, मेरे बेटे ने पढ़ा है, बेटी तो खैर बाद में आई है, बेटी तो बहुत छोटी है, तो तमाम मेरे मित्रों ने इसको पढ़ा है। मैं एक तरह से कहूँगी कि दलित साहित्य की नई पीढ़ी, नई पौध जिसको कहेंगे हम, और वणिका जी को मैं आज के दिन याद करती हूँ। उन्होंने भी मुझे एक दिन कहा था कि आप इसको लिखिए, और राजेंद्र यादव जी ने भी मेरी कहानी पढ़ी थी लच्छो, हालांकि उन्होंने मेरी कहानी प्रकाशित करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये कहानी का प्लेटफॉर्म अच्छा है लेकिन भाषा गुथी हुई नहीं है, भाषा पे काम करिए फिर हम इसको छापेंगे। तो मुझे आज भी मेरे पास उनके रखा हुआ है। फिर उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि आप इसको अपने अनुभवों को, भले ही आपके पास बड़े लेखकों की भाषा ना हो, लेकिन जो जीवन का जो संघर्ष है, जो अनुभव है, अनुभव जिनने आपके पास अनुभव है, वो जो समाज को एक नई दिशा देंगे। राजेंद्र यादव जी को मैं आज याद करती हूँ, हालांकि उनके साथ मेरा बहस का रिश्ता रहा है। JNU में जब वो आते थे भाषण देने, तब मैं उनका खुल के विरोध करती थी बहुत सारे मुद्दों पर, और ख़ासकर हरियाणा का कांड हुआ था एक बार, दुलेना कांड, उसमें वो भाषण देने आए थे, तो मैंने बहुत शिद्दत से उनको नकारा था, कुछ चीज़ों को विरोध किया था सीधा। तो मैं उन सभी का, तमाम लोगों का आज याद कर रही हूँ कि उन लोगों का चाहे अनचाहे बहुत बड़ा योगदान रहा है। संजीव चंदन तो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, मेरे उन्होंने मुझे बिल्कुल शुरू से ही देखा है। जब मैं JNU के हॉस्टल में थी, माँ थी मेरे साथ, और मुकेश किस तरीके से मेरे लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके भेजते थे, काम करते थे हरियाणा में, और तमाम हरियाणा के लोगों का, रामचंद्र यादव को मैं याद करती हूँ, उनके योगदान का, तमाम उन लोगों का जिनका कुछ लोगों से शायद नाम अभी ना दिमाग से निकल रहा हो, ना ध्यान आ रहा हो, लेकिन तभी एक तरह से ये आत्मकथा मेरी नई पीढ़ी दलित साहित्य का स्थापित करने में, जैसे प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, तमाम हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने, तुलसीराम जी को मैंने याद किया आज इस अवसर पर, तमाम लोगों ने जिन्होंने दलित साहित्य को स्थापित किया है, उसकी एक कड़ी है MS टोडेमोस, जो इंग्लिश में आ चुकी है। और भाई अनिरुद्ध का, जो सुबह से हमारे साथ हैं, आप टाकिक न्यूज़ के तो एडिटर हैं ही, लेकिन मेरे भाई भी हैं, तो मैं आप सबके योगदान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ।